टन टन टन। हेलो बच्चों, मैं अजय तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहां पर आप 12th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका पहला चैप्टर यहां स्टार्ट किया गया है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इसकी पहली वीडियो आ चुकी है बेटा, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और उसको जा करके देखें। वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ाया गया था, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया था कि लाइक चार्जेस रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई गई थी कि चार्ज हमारे एडिटिव होते हैं, चार्ज हमारे कंजर्वेटिव होते हैं, चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, उसके आगे की बातें करेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है उसकी बातें करेंगे। ठीक है, तो क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट बताइए। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? टोपा 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 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लाया 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 टोपा लाया है ना। कहोगे कि भैया हमको तो पहले ही से पता है क्या कि हमारी जो ये यूनिट होती है इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम। क्या होती है? कूलाम। ठीक है, कूलाम होती है बेटा इसकी यूनिट। तो ये तो आपको पहले ही से पता है। तो नई बात क्या बताई हमने आपको? तो नई बात आप हमें बताइए कि ये बेटा किस टाइप की यूनिट है, MKS है कि CGS है? ठीक है, कि अदर यूनिट में आता है, क्योंकि नॉर्मली जो भी आपने फिजिक्स की क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं उसमें उसकी जो यूनिट पढ़ी है उसमें आपने MKS यूनिट, CGS यूनिट पढ़ी थी, लेकिन आज तक कभी आपने सोचा कि कूलाम कौन सी यूनिट है? तो कूलाम बेटा यहाँ पर MKS यूनिट है। ठीक है, बचपन में सिखा दिया जाता था कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, बचपन मतलब 9th और हाई स्कूल। ठीक, तो इसकी जो CGS यूनिट होती है बेटा, CGS यूनिट, इसकी जो CGS यूनिट होती है उसका नाम होता है ESU, या इसको बोलते हैं बेटा स्टेट कूलाम। इसको बोलते हैं बेटा स्टेट कूलाम। स्टेट मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से है तो स्टेट कूलाम बोलते हैं बेटा। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है बेटा। ठीक, और एक अदर यूनिट भी होती है इसकी, उसका नाम है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट वो अदर यूनिट में आता है बेटा। अदर यूनिट ऑफ चार्ज वो होता है बेटा EMU। EMU का मतलब क्या हो गया? EMU का मतलब हो गया बेटा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। EMU का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, इनमें रिलेशन क्या होता है बेटा? तो इसमें रिलेशन ये होता है कि जो एक कूलाम होता है ना, जो एक कूलाम होता है बेटा वो 3 × 10⁻⁻9 ESU होता है। स्टेट कूलाम भी बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, और साथ में फ्रैंकलिन भी बोलते हैं बेटा इसको। फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं, FR से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैंकलिन साहब जो थे उनके रिस्पेक्ट में इसका नाम फ्रैंकलिन रखा गया, और जो चार्ज का नाम कूलाम रखा गया वो कूलाम के रिस्पेक्ट में रखा गया। ठीक है, कूलाम साहब को रिस्पेक्ट देने के लिए कूलाम चार्ज का नाम चार्ज की यूनिट का नाम कूलाम रखा गया, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया 3 × 10⁻9 ESU। ठीक, EMU और ESU में क्या रिलेशन है? तो पहले तो हम लिखें EMU बराबर बेटा होता है एक EMU जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 10 कूलाम के इक्वल होता है बेटा। 10 कूलाम के इक्वल होता है। अब बेटा यहाँ पर कूलाम की वैल्यू रख दीजिए 3 × 10⁻9 ESU। तो बेटा ये मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा 3 × 10⁻10 ESU। EMU बराबर 1 EMU इक्वल 3 × 10⁻10 ESU।
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये हमारी हो गई चार्ज की यूनिट। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसको क्या करें, पॉज करके नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक। उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। अब हम मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे कि चार्जिंग के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के मेथड बेटा 3 तरीके के होते हैं। एक होता है बाय फ्रिक्शन, मतलब बाय रबिंग, रब करके, बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन, ठीक है। और एक होता है बाय कंडक्शन या बाय कांटेक्ट, बाय कंडक्शन, और एक होता है बाय इंडक्शन। पास में लिख देते हैं, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। तो इन 3 तरहों से हम क्या करते हैं, किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर देते हैं। लेकिन उसमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, बाय फ्रिक्शन मेथड है, मतलब बाय रबिंग। और ये क्या है, बाय कांटेक्ट। जब कांटेक्ट मिलाएंगे 2 चीज़ों को, तब जो हमारा चार्जिंग होगी उसको मेथड ऑफ कंडक्शन बोलेंगे, या मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन बेटा, ठीक है। तो बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है बेटा, कि 2 न्यूट्रल बॉडी को लेते हैं और आपस में क्या करते हैं, रब करा देते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग रबिंग, यहाँ पर रबिंग हो रही बेटा इसको, ठीक है। घिस रहे हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ के अगर घिस देंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ चार्ज उसमें आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ये बाय रबिंग होता है, बाय फ्रिक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक फ़ायदा होता है इन दोनों की अपेक्षा, क्या कि इन दोनों प्रोसेस में अभी हम लोग पढ़ेंगे, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन वाले प्रोसेस में क्या होता है कि हमको पहले से चार्ज बॉडी चाहिए होती है। यहाँ पर अगर आप 2 न्यूट्रल बॉडी ले करके, ये दोनों बॉडी क्या हैं, न्यूट्रल हैं, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडीज़ हैं। जब इनकी रबिंग की जाएगी आपस में, इसको ऐसे ऐसे रबिंग की जा रही है, एक दूसरे के अपोजिट मोशन कराया जाएगा बेटा, तो होता क्या है कि इससे कुछ चार्ज इसमें आ जाता है। चार्ज कैसे आ जाता है ज़रा समझिएगा, कि कोई भी अगर मटेरियल है तो उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा, और एटम होगा तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम रब कराते हैं तो इनकी थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जिनके न्यूक्लियस द्वारा इस पर जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, अगर वो कम होता है तो ये क्या हो जाते हैं बताइए, ये जंप कर जाते हैं और दूसरे वाले बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो जो बॉडी हमारी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, वो क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज, और जो बॉडी हमारे इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है वो हमारी हो जाती है निगेटिवली चार्ज। ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये होता क्यों है, कल बताया था शायद हमने, Na और Cl का एग्जाम्पल लिया था कि जब इधर से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में जाएगा तो एक में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कोई भी न्यूट्रल बॉडी होती है तो उसमें क्या होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, तो जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लें कि यहाँ पर हमने एक सोडियम ले लिया, फिर से वही ले रहे हैं सोडियम, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है बेटा, तो ये हो जाएगा 11 निगेटिव और ये हो जाएगा 11 पॉजिटिव,
ठीक है। लेकिन जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर चला गया तो यहाँ पर अगर क्लोरीन था, क्लोरीन, तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटॉन थे, मतलब 17 ही निगेटिव था और 17 ही पॉजिटिव था। लेकिन जैसे इसने एक निगेटिव एक्सेप्ट किया यहाँ पर तो अब हो गए 18 निगेटिव। अब 18 अगर निगेटिव हो गए तो जिसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है रंगबाजी उसी की हो जाती है। तो यहाँ पॉजिटिव लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई क्योंकि यहाँ पर अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 10 बचा, तो इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ जाता है निगेटिव चार्ज। ये तो एग्जाम्पल के लिए आपको दिया था। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड जो है चार्जिंग का वो क्या है? बाई फ्रिक्शन। यहाँ पर दो न्यूट्रल बॉडी लेते हैं, उनको आपस में हम लोग रब कराते हैं और रब आफ्टर रबिंग क्या होता है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जंप करता है और दूसरे बॉडी में एंटर कर जाता है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? डोनेट करती है, वो क्या हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। मान लीजिए अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकला और ये धपाक से अंदर एंटर कर गया, तो जैसे एंटर कर गया यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था यहाँ पर पहुँच गया, जैसे यहाँ पर एंटर किया अब ये क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। ये बेस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज बॉडी की ज़रूरत नहीं होती जो पहले से चार्ज हो, लेकिन इन दोनों के लिए हमको चार्ज बॉडी की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ एक ही टाइम में इक्वल और अपोजिट चार्जेस मिल जाते हैं। मतलब एक बॉडी पर अगर पॉजिटिव आया तो दूसरे पर निगेटिव आया, मतलब एक ही टाइम में दो टाइप के चार्ज हमको एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। और एक तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना उसका उसकी जब खोज हो रही थी तो एक तरीके से ये जननी का प्रोसेस हो गया। सबसे पहले ये प्रोसेस प्रैक्टिकल में आया, क्योंकि कल जब हम लोग थेल्स साहब की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़ लिया था, है ना। इसके बाद गिलबर्ट साहब आए थे, वो क्या किए थे? अंबर नामक पदार्थ को रगड़ डाले थे। सब रगड़ करके ही ले करके आए हैं क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। बाद में प्रैक्टिकल होते रहे, एक्सपेरिमेंट होते रहे, तो उसके थ्रू ये दो नए मेथड भी हमारे चलन में आ गए, ठीक है। तो इनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के थ्रू क्या होता है? कोई भी दो न्यूट्रल बॉडी ले, ठीक है। अब ये नहीं कि अपने भाई का जा करके खोपड़ा घिस दो चार्ज हो, चार्ज नहीं हो जाए, गर्म हो जाएगा वो, क्योंकि चार्ज के साथ साथ हीट भी उत्पन्न हो जाती है। तो कोई भी चीज़ ना रगड़ने लगिएगा, ठीक है। रगड़ने वाली चीज़ ये रगड़ना कि पता चले कुछ भी पकड़ के घिसना चालू कर दो, है ना। घिसोगे ज़्यादा तो गर्मी भी उत्पन्न हो जाएगी, चार्ज कम होगी, ठीक। तो जो भी आपके कोई भी न्यूट्रल बॉडी अगर आप है कि बॉडी है, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, अगर उसकी रबिंग करेंगे हम तो वहाँ पर क्या निकल आएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। अब आगे बात आ गई बाई कंडक्शन की। तो बाई कंडक्शन कैसे होता है बेटा कि यहाँ पर कोई न्यूट्रल बॉडी के पास आप क्या करते हैं? एक चार्ज बॉडी लाते हैं और उसको टच कराते हैं। ये हमने एक चार्ज बॉडी लाए जिस पर पॉजिटिव चार्ज था बेटा, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस चार्ज बॉडी को लेकर के आए और इसमें टच करा दिए, ठीक। टच कराने से क्या होगा बेटा? टच जैसे कराएंगे, ये न्यूट्रल बॉडी थी, ये थी न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं था, ठीक है, अनावेशित बॉडी थी, ये अनावेशित थी और ये थी पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी बेटा। तो होगा क्या कि अब जब इसको टच कराएंगे ना तो होगा ये कि इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो नया नहीं आ रहा है, इसी का कुछ पार्ट निकल के इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो हम चले थे क्या करने? हम चले थे उत्पन्न करने, हमारा ही काम लग गया। मतलब लेके गए थे 10 कूलाम का आवेश, मान लीजिए ये 10 कूलाम का आवेश है या पॉजिटिव में प्लस माइक्रो कूलाम का आवेश है, और ये था
10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज एक क्षण है, और उसको हमने टच करा दिया एक न्यूट्रल बॉडी से। बड़े अरमानों के साथ टच कराए थे कि कुछ नया हासिल करेंगे, नया नहीं, गया, चला गया। क्या चला गया? कि कुछ नया नहीं हासिल हुआ, ये जो पॉजिटिव चार्ज था यही इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और जब हमने इसको यहाँ से अलग किया तो लो हो गया काम। क्या हुआ? नुकसान हो गया इनका। मतलब अब ये चार्ज जो हो गए वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कुछ भी नया नहीं मिला। बस क्या था, अपने ही पैर पे गए थे, बड़े अरमान लेके गए थे कि आज इसको हम चार्ज कर देंगे, खर्चा होके चले आए। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज, इसी का चार्ज कुछ ना कुछ इस पर निकल करके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो पहला नुकसान यहाँ पर क्या हुआ, पहला नुकसान ये हुआ कि हमको कोई नया चार्ज नहीं मिला, एक बार। दूसरा नुकसान क्या हुआ, किसी नए टाइप का चार्ज नहीं मिला। मतलब पॉजिटिव लेके गए थे तो गोला जो तैयार हुआ वो भी पॉजिटिव का ही तैयार हुआ। तीसरा नुकसान क्या है बेटा, कि इस मेथड को चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए आपके पास पहले से ही कोई चार्ज बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो। ठीक है, तो अब जब हमें पहले से ही कोई चार्ज बॉडी चाहिए, इसका मतलब हमारे यूज में कौन आएगा, ये हम किसी भी एक क्षण को उठा करके और यहाँ पर लगाएंगे रगड़ने के बाद, मतलब उसको हम चार्ज करेंगे, चाहे पॉजिटिवली करेंगे चाहे नेगेटिवली करेंगे। लेकिन वो प्रोसेस कहाँ से, फ्रीली कैसे वो मतलब हो सकता है, तो फ्री स्टेट में इसी तरीके से हो सकता है, बाय फ्रिक्शन। क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पे। तो भैया वो पॉजिटिव चार्ज लाओगे कहाँ, धरे थोड़ो ना घर में, क्या इसे लपेट करके ले आए, छुआ दिए धर के, नहीं, वो बाय फ्रिक्शन ही आएगा, इसलिए ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो एक तो नुकसान ये हो गया कि नया कोई हमको मिलता नहीं है। ठीक है, नया अमाउंट नहीं मिलता और नया टाइप नहीं मिलता। मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहता है, और निगेटिव क्षण अगर लेकर के गए हैं इसके पास तो निगेटिव ही रहता है। 10 गुलाम का आवेश है तो 10 ही गुलाम का रहेगा, कुछ नया नहीं मिलेगा। अब आ गई बात बेटा बाय इंडक्शन की। इंडक्शन में क्या होता है कि ये क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग विदाउट टचिंग चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी, और ये सॉरी विथ टचिंग है बेटा, ये टच करेंगे, और ये विदाउट टचिंग। ठीक है, यहाँ पर हमें टच कराना पड़ेगा, और यहाँ पर टच नहीं कराएंगे, दूर से लौकाएंगे इसको। काहे लौका रहे हैं दूर से, बताइए? अरे पिछली बार टच कराया था तो नुकसान खा गए थे हम, है ना, तो अब की वो वाली गलती नहीं करेंगे, दूर से इसको लौकाएंगे। तो दूर से जब हम लौकाएंगे तो क्या होएगा बताइए, जब दूर से लौकाएंगे तो ये बंटवारा नहीं होगा। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी आपकी मटेरियल होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी होगा इस न्यूट्रल बॉडी में, और प्रोटॉन भी होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो धमाल पिक्चर देखोगे, बहुत पहले समय में आई थी पहली वाली, तो उसमें पूछता है पहले कौन मरेगा, तो 3 जो उनके साथ होते हैं वो पीछे हो जाते, तो ये आगे हो जाता है। तो वही तरीका है कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही पॉजिटिव रॉड हम इसके पास ले करके जाते हैं, दूर से ही लेके जाएंगे क्योंकि पहले नुकसान खा चुके हैं। ठीक है, अब हम दूर से इसको लौकाएंगे, भैया इसी में चार्ज होना हो तो हो, वरना ना हो तो अपनी ऐसी तैसी में जाओ, पता चले छुआ दे तो फिर बांट लो तुम। ठीक है, तो यहाँ देखो नुकसान हो गया था, इसलिए हम यहाँ इसको दूर से दिया दिखाएंगे। तो दिया दिखाओ भैया, लो देखो दिया। तो अब हम इसको जो दूर से दिया दिखा रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं इसको दूर से, तो होगा क्या कि इसके अंदर जो पॉजिटिव हैं और जो निगेटिव हैं उसके अपोजिट चार्ज जो होंगे वो नियरर आ जाएंगे। मतलब अगर पॉजिटिव है तो ये इसके पास वाली सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव ने निगेटिव को क्या कर लिया, अट्रैक्ट, और निगेटिव और पॉजिटिव वाला रिपल करके इसके दूर वाले सरफेस पे जा कर के इकट्ठा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर आपने इस बॉडी को हटा लिया था तो कुछ ना कुछ चार्ज तो आया था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप जब दूर से अगरबत्ती दिखा रहे हैं तो जब अगरबत्ती लेकर के वापस जाएंगे तो ये जो था
ये क्या था, ये था लालच में आया था कि भैया खाने को मिलेगा, और ये था नफरत में दूर चला गया था कि हम तो भैया, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव कब आया था, देखिए गौर से, पॉजिटिव कब आया था, जब हमने इसको आपस में जोड़ दिया था, ठीक है, तो उसके कारण आ गया था। अब जब तुम इसको जुड़ने नहीं दे रहे हो तो पॉजिटिव नाराज हो गया, किनारे चला गया कि हटो साला, जाएंगे ही नहीं आपके पास, क्योंकि दूर से लौकाया जा रहा है। तो जब दूर से लौकाओगे, इसको पास में नहीं लेके जाओगे तो नाराजगी तो होएगी ही होएगी, क्योंकि पहले क्या था, जब चिपक गया था धर के तो तुरंत बांट लिया था, है ना, लेकिन इसके साथ हो गया था नुकसान, तो दोबारा बारी में क्या हो गया, ये सतर्क हो गया। तो जब हम इसको दूर से लौका रहे हैं तो क्या होगा, निगेटिव वाला तो इसके पास आएगा लेकिन पॉजिटिव उधर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इस क्षण को दूर लेकर के जाएंगे ना, मतलब इस रॉड को हम इससे दूर लेकर के जाएंगे, फिर से क्या हो जाएगा, ये क्या होंगे, अपनी जगह पर रीअरेंज हो जाएंगे, मतलब जैसे थे वैसे हो जाएंगे, पहले न्यूट्रल थे और अगेन ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, इसके इंडक्शन के पहले, इसको इस प्रोसेस को इंडक्शन बोलते हैं, इंडक्शन के पहले जिस तरीके से अरेंज थे उसी तरीके से फिर से अरेंज हो जाएंगे और यहाँ पर ये हो जाएंगे न्यूट्रल। तो इस चीज़ से हमको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन हमें फ़ायदा तो चाहिए, इतना मेहनत किए हैं, रॉड और चार्ज करके लेके गए हैं, दूर से दिखा रहे थे, बड़े चालाक बने थे कि हमको कुछ मिलेगा, लेकिन ये ज़्यादा चालाक हो गया, जैसे इसको हटाए तो फिर वापस वहीं से आ गया। तो फिर क्या किया गया इसके लिए बेटा, जैसे हम इसको हटाते हैं, ये हमारे जो निगेटिव पॉजिटिव हैं वो अपनी पोजीशन पर रीअरेंज हो जाते हैं और फिर से बॉडी हमारी हो जाती है न्यूट्रल। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पर अर्थ कनेक्ट कर देते हैं, एक वायर के थ्रू इसको अर्थिंग दे देते हैं। अर्थिंग का क्या नेचर होता है, आपके घरों में जो कूलर, ये टीवी या फ्रिज वगैरह, तो अक्सर आप लोग फ्रिज में क्या होता है, करंट लग जाता है, झटका आपको लग जाता है। उसके पीछे रीजन यही होता है, क्या रीजन होता है, क्योंकि आपकी लाइन में जो होता है, जैसे जो ज़्यादा पावरफुल वाले हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उसमें 3 पिन होती है बेटा, 3 पिन, ठीक है। तो जो ऊपर वाली बड़ी सी पिन होती है, अब यहाँ बात आई तो बता दे, बड़ी सी पिन होती है वो अर्थिंग की पिन होती है, और एक होता है न्यूट्रल और एक होता है फेस, ठीक है। तो उसको बड़ी जो अर्थिंग की पिन होती है उसको बड़ी बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, इसको आगे चल के अगली वीडियो में हम बता देंगे, वरना वीडियो हो जाएगी लंबी, क्योंकि यहाँ पर जो आपको थंबनेल में है कि कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे, तो कूलम्ब्स लॉ भी मुझको पढ़ाना है, ठीक है। तो अर्थिंग का यही प्रोसेस है कि जो भी एक्सेस चार्ज होता है वो रिसीव कर लेती है अर्थ, ठीक है। अगर वो नहीं रिसीव करेगी तो जो आपको घर में नहीं करंट मारता है तो लोग बोलते हैं कि अर्थिंग ले रही होगी। तो अर्थिंग लेने का मतलब क्या, अर्थिंग लेने का मतलब ये है कि उसके ऊपर कहीं पे करंट लीकेज हो रहा है, करंट लीकेज मतलब चार्ज लीक हो रहा है कहीं से, और जब आप एक मीडियम बन जाते हैं, उसको छू लेते हैं, तो क्या होता है, आपके थ्रू अर्थ कनेक्ट हो जाता है, वो अर्थिंग ले लेता है, और आप एक मीडियम बन जाते हैं, वो जो अर्थ, जो करंट लीकेज था वो अर्थ में उतर जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। तो जो हम यहाँ पर अर्थिंग दे देंगे, तो अर्थिंग के थ्रू ये जितना भी पॉजिटिव है ना, ये जितना भी पॉजिटिव है वो धरती मैया चूस गए, ठीक है। अब जब धरती मैया चूस गई, काम खत्म, सारे पॉजिटिव तो इधर हो गए। तो आपके दिमाग में आएगा कि निगेटिव भी चले, नहीं, निगेटिव कैसे चले जाएंगे, ये रोक के रखेंगे ना, ये अपने एट्रैक्शन फोर्स के थ्रू इस निगेटिव को इस ओर रोक के रखता है, और ये क्या है, इस पर रिपल्सन लग रहा है, तो ये पहले ही से भागना चाहता है, और इसको जैसे ही रास्ता मिलेगा भाग जाएगा। और ये भागना थोड़ा ना चाहता है, ये तो इसके साथ मिलना चाहता है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही अर्थिंग कराते हैं तो ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज है इस ओर के, वो सब कहाँ चले जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं बेटा, ये अर्थ है, अर्थ में चले जाते हैं। और उसके बाद हम इस वायर को क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और हमको यहाँ पर क्या मिल जाता है बताइए, हमको यहाँ पर निगेटिवली चार्ज बॉडी मिल जाती है। हमको यहाँ निगेटिवली चार्ज बॉडी मिल जाती है। तो ये बाय इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर क्या हो गया, चार्जिंग हो गई। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रोसेस कौन सा है, ये
क्यों? ये तो बचपने से करते आ रहे भैया, स्केल ऐसे रगड़ते थे, बचपने में साइंटिस्ट हो गए थे, तो कितना सरल प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि बाकी दोनों प्रोसेस को करने के लिए हमको पहले से ही कोई चार्ज बॉडी चाहिए होती है। तो उसको चार्ज कहाँ से करेंगे? तुम्हारे पास आए तो तुम भी चार्ज बॉडी मांग रहे हो, तुम्हारे पास आए तो तुम भी चार्ज बॉडी मांग रहे हो, तो आदमी वहीं जाता है जहाँ कुछ देना ना पड़े। तो इसके पास आइए, कुछ नहीं देना पड़ता है, 2 बॉडी उठाइए, धर के रगड़ दीजिए, ठीक है ना। 2 पिंड उठाइए, 2 वस्तुएं उठाइए और धर के रगड़ दीजिए, तो उसमें क्या आ जाता है? चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये था मेथड ऑफ चार्जिंग। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई यार। जी, कुलाम्स लॉ पढ़ा हुआ है थंबनेल में, तो अब कुलाम्स लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? कुलाम्स लॉ। तो जरा कुलाम साहब को हाजिर किया जाए। अरे बाप रे बाप, मुंह तो धो जाते, सो के सीधे चले आए। हाँ, दूसरी फ़ोटो लाई जाए। तो ये हैं हमारे कुलाम साहब, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था ये 1736 में बेटा इनका जन्म हुआ था, और साथ ही साथ इनकी जो मतलब जब इनका देहांत हुआ तो 1806 में हुआ। 70 साल की उम्र बेटा थी इनकी टोटल, ठीक है। इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे आगे चल के, ठीक है। ये क्या थे? एक मिलिट्री इंजीनियर थे, ठीक। बाद में इन्होंने वहाँ से जब नौकरी छोड़ी, 20 साल नौकरी करने के बाद, तब फिर आ गए यहाँ पर तहलका मचाने, परेशान कर दिए खुद को और हमको भी, ठीक है। तो देखिए कुलाम साहब ने क्या बताया। देखिए कुलाम साहब का योगदान जो था वो बहुत ज़्यादा है, और जब तक कुलाम साहब नहीं थे तब तक ये बातें थीं कि हाँ, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे मतलब लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, कितने फोर्स से रिपल करते हैं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाएगी, ठीक है। इन्होंने जो कुलाम साहब ने जो बातें की थी अपनी, ये कितने कब की थी? ये 1785 में की थी। कल हम लोग जब बात कर रहे थे तो थेल्स साहब जो आए थे वो 2500 वर्ष पूर्व आए थे, 2500 साल पहले आए थे, ठीक है। उसके बाद 1600 में, सन 1600 में, ठीक है। तो सन 1600 में जब 1600 की बात आई तब गिलबर्ट साहब आए थे, और ये थेल्स थे और ये कुलाम थे। ये कुलाम साहब थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 16। अच्छा, कल हमने एक बात और बताई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के लिए कि उन्होंने क्या कब खोज की थी? 1725 में। तो ये खोज निरंतर चलती रही, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था? फ्रैंकलिन साहब ने क्या बताया था? फ्रैंकलिन साहब ने बेटा चार्ज का नेचर बताया था कि वो पॉजिटिव होते हैं कि निगेटिव होते हैं, और अपने वेरियस एक्सपेरिमेंट किए थे कि ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े पे रगड़ा, फिर 2 ग्लास रॉड को पास लेकर गए तो उसमें रिपल्सन होने लगा, क्योंकि 2 बार रगड़ करके 2 रॉड को पास रिपल्सन होने लगा, और जब उसको सिल्क के कपड़े को पास लेकर के आए तो अट्रैक्शन होने लगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये पता किया कि 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक निगेटिव। लेकिन 2 चीज़ों को रब करने पर कितना चार्ज होता है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होता है, ये नहीं बता पाए थे। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, कितने फोर्स से रिपल करते हैं, वो भी ये नहीं बता पाए थे, ठीक है ना। तो इनका योगदान बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो कुलाम साहब जब तक नहीं थे, सोचिए इतने समय सोना पड़ा हुआ था। 2500 वर्ष पूर्व, आज के 2500 जोड़ मतलब सीधे 900 वर्ष, इनके बीच में जो गैप है वो 900 वर्ष का है। 900 वर्ष तक कोई बात ही नहीं हुई, ये अपना बताए फिर चले गए। 900 वर्ष का जो दौरान था वो खाली था। फिर गिलबर्ट साहब आए, थोड़ा बहुत तहलका मचाए, एक्सपेरिमेंट किए,
है ना, बहुत सारी चीज़ें रगड़ डाले धर के, रगड़ के उन्होंने बताया कि हाँ चार्ज एग्जिस्ट करता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑब्जर्वेशन की लेकिन एक ही पदार्थ पे की, तो उसको भ्रांति मान ली गई, आगे बातें ख़त्म हो गई, इनके साथ साथ इनका काम ख़त्म हो गया। फिर बाद में कोई बातें ऐसी हुई नहीं। फिर गिलबर्ट साहब ने 2-3-4 चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि हाँ चार्ज एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब चार्ज एग्जिस्ट करता है तो कितना होता है, किस टाइप का होता है, ये भी नहीं बता पाए। और 1600 लगभग 125 साल लग गए तब फ्रैंकलिन साहब बता पाए कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और वे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और रिपल करते हैं। लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये सब मिलकर के ये नहीं बता पाए कि कितने फोर्स से रिपल करते हैं, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, ये चीज़ें ये नहीं बता पाए। तो उसको किन्होंने बताया, कूलाम साहब ने बताया। इनका पूरा नाम जो था बेटा वो था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम। ठीक है, कब से कब तक कार्यकाल था इनका, ये 1736 में बेटा पैदा हुए थे और 1806 में ख़त्म हो गए। 20 साल इन्होंने मिलिट्री इंजीनियर की नौकरी की, फिर वहाँ से रिटायरमेंट वगैरह लेने के बाद कुछ भी हुआ होगा, मैं नहीं पता, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या करने लगे, खोज में लग गए। ठीक, और 1785 में इन्होंने कूलाम्स ला दिया, जिसके थ्रू क्या हुआ, हम ये जान पाने लगे कि 2 चार्ज बॉडी अगर है तो उसके बीच में रिपल्सन कितना हो रहा है और अट्रैक्शन कितना हो रहा है, कितने फोर्स से अमाउंट ऑफ चार्ज के बारे में जान सके। ठीक है, तो अब एक बात जानिए कि इन्होंने देख के तो बता नहीं दिया होगा कितने फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ तो किया होगा। नापने के लिए तराजू तो ले नहीं आए होंगे मार्केट में सब्जी मंडी से मांग करके कि भैया लाओ तराजू लाओ, एक तरफ हम रखेंगे इलेक्ट्रॉन, एक तरफ रखेंगे प्रोटॉन। अरे बाप रे बाप, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम कब दिए थे भैया, ये 1785 में दिए थे। 1785 में दिए थे बेटा, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था जिसके थ्रू ये पता लग सका कि हाँ कितना फोर्स से चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं या कितने फोर्स से रिपल होती हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था, वो जो उपकरण ये बनाए थे उस इंस्ट्रूमेंट का, उस डिवाइस का नाम था, डिवाइस का जो नाम था वो था बेटा टॉर्शन बैलेंस। टॉर्सन बैलेंस एक डिवाइस थी, उसके थ्रू इन्होंने पता लगाया कि कितने फोर्स से 2 चीज़ें, 2 चार्ज पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट करते हैं और आपस में रिपल करते हैं। ठीक है, बगल में आपको फिगर नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टॉर्सन बैलेंस क्या है। तो टॉर्सन बैलेंस देखने में जैसे लग रहा है ना कि शतरंज का क्या हो किंग हो, है ना, राजा नहीं है शतरंज का। इसमें जो आप ऊपर की नोक देख पा रहे हैं ऊपर की, वो बेटा एक ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब, और नीचे जो आप एक सिलेंड्रिकल बेस उसका देख रहे हैं, उसमें एक स्ट्रिप देख पा रहे होंगे। वो स्ट्रिप बेटा होती है क्या, पैमाना होता है, मतलब दूरी पता करने के लिए। और उस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या होता है, एक सिल्क का धागा, है ना, थ्रेड, वो लगा हुआ होता है। ऊपर बेटा उसका क्या है, ऊपर जो देखो राजा की टोपी की तरह ये दिख रहा है, वो क्या है बेटा, वो टॉर्सन हेड कहलाता है। वहाँ पर एक टेंशन स्प्रिंग लगी होती है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। और नीचे देखिए जो सिलेंड्रिकल बेस दिख रहा है, उस सिलेंड्रिकल बेस में बेटा 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक निडल है जो माउंटेड है। ठीक, और उस निडल में क्या हो रहा है, अभी हम उसको जूम करके इधर बता देंगे। उस निडल में 2 बॉल दिख रही है, बल्कि 3, एक पीछे बड़ी सी जो निडल के थ्रू एक छोटी सी बॉल से कनेक्ट है, और एक साइड में एक पिन टाइप से दिख रहा है, एक पिन दिख रही है टोपी टाइप से। ठीक है, मतलब वहाँ से आप स्क्रू खोल करके चीज़ों को अंदर बाहर कर सकते हैं। और इस पूरे अरेंजमेंट को क्या किया गया, एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा गया, मतलब ग्लास जो वो सिलेंड्रिकल ग्लास चैम्बर
चैम्बर बनाया गया इसका छोटा सा, उसके अंदर वैक्यूम था। वैक्यूम बस इसीलिए है कि कोई कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत ना हो, मतलब बाहरी चीज़ों की, जैसे हवा चल गई या कोई भी बात हो गया ना, एक सब्जी मंडी वगैरह में जाते हो, तराजू वराजू देखते हो, जो आंधी आंधी चलती तो एक तरफ भागा रही, मतलब एकदम किसी भी प्रकार का उसमें क्या हो, एरर ना हो। तो उस एरर को हटाने के लिए मोस्टली सारे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, जो बड़ा सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट होता है, अब चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, चार्ज पहले तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, दिख ही नहीं रही हैं, है ना, तो उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है, बहुत ही सेंसिटिव वर्क है, तो उसके लिए हम यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो कूलम्ब्स लॉ है ना, ये सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, सभी जगह ये अप्लाई नहीं होगा। कहाँ होगा, पॉइंट चार्जों के लिए बनाया गया है। कूलम्ब्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जों के लिए। अब पॉइंट चार्ज किसको बोलेंगे, तो पॉइंट चार्ज बेटा ये होता है कि जब कोई दो चार्जेस इतनी डिस्टेंस में हो, जो उनका साइज है ना, जो भी साइज हो उनका, उससे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर जब होते हैं, तो दूर कोई चीज़ अगर होती है आपसे तो वो पॉइंट की तरह दिखाई देती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पॉइंट चार्ज। कोई भी चार्ज बॉडी है वो अपने साइज के कंपैरिजन में अगर 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी दूरी पर रखी है, तो फिर वो चार्ज पार्टिकल के तरीके बिहेव करने लगेगी। तो ये चार्ज पार्टिकल के लिए क्या है, एप्लीकेबल। इसके लिमिटेशन है कि ये खाली क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, सभी प्रकार के चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आइए, वो जो फोटो आप देख पा रहे हैं किसकी, टॉर्सन बैलेंस की, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। तो क्या होता है बेटा कि कुछ इस टाइप से है, आपने देखा अभी कि ये एक सिलेंड्रिकल इसका बेस है, ये सिलेंड्रिकल बेस है बेटा, और इसके ऊपर एक ये कांच की ट्यूब लगी हुई है। इसके ऊपर बेटा एक कांच की ट्यूब लगी हुई है और यहाँ पर इसका एक हेड है, ठीक है, और यहाँ से एक इस जगह से एक निडल माउंटेड है बेटा, एक निडल लगी है, ये एक निडल है, ये निडल है। और इस निडल में क्या है बेटा, इस निडल में इस साइड एक इंसुलेटेड बॉल है, ठीक है, और ये जो हमारी ये निडल है ये भी इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड क्यों है, अभी पता चलेगा क्यों इंसुलेटेड है। और इस बॉल को हम एक स्फीयर है, इसका नाम हम ए दे दे रहे हैं। इस जगह पर बेटा क्या होता है, एक फ्री स्पेस होता है जहाँ से एक दूसरी बॉल या दूसरा स्फीयर जो होता है, जिसको हम बी नाम दे रहे हैं, उस बी स्फीयर को क्या करते हैं, टच मतलब चार्ज करके इस जगह पर इसको हम ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये फ्रीली मूवेबल है और ये बाहर भी निकल सकता है। तो अब पहले पूरा समझ लें। और ये जो होता है वो सिल्क थ्रेड होता है ना, ये सिल्क का होता है। अच्छा, ये क्या है, ये ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है। ये क्या है, ये टॉर्शन हेड है बेटा। इसी जगह पर क्या होता है, इसी जगह बीच में इस जगह पर, ठीक है, एक स्प्रिंग लगी होती है, टेंशन स्प्रिंग बोलते हैं बेटा इसको। यहाँ पर एक टेंशन स्प्रिंग लगी होती है, ठीक। और इस साइड इस टाइप से स्ट्रिप आपने देखी है, ठीक है, फिर से दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। तो स्ट्रिप एक ऐसे खिंची हुई है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये बेटा क्या है, स्केल है, सेंटीमीटर स्केल ले रहे हैं, है ना। ये क्या करता है कि अभी पता चलेगा क्या करता है कि जब ये इधर उधर मूव करेंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस आर को कैलकुलेट कर देता है।
यहाँ पर बेटा ये जो टॉर्सन स्प्रिंग होती है ये उसी तरीके से होती है, जैसे बचपन में चाबी वाली कार आपने देखी थी, तो चाबी वाली जो कार होती थी उसमें खर्र 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 ये घुमाते थे तो उसमें आ जाता था मरोड़, ऐठन आ जाती थी। टॉर्सन मतलब होता है ऐठन, ऐठन आ जाती थी और उसके बाद उसको रखते थे। जब वो स्प्रिंग अपने पुरानी मतलब ओरिजिनल स्टेट में आती थी तो वो मुड़ती थी, और जो मुड़ेगी तो मुड़ने पर क्या होगा, घूमेगा तो पहिया घूमने लगता था। तो यहाँ पर भी कुछ सीन ऐसा ही होता है, हम इधर बना दे रहे हैं कि मान लीजिए ये स्प्रिंग है और ये पैमाना लगा हुआ है। इस पैमाने को बोलते बेटा यहाँ लगा होता है फोर्स स्केल। इस पैमाने को बोलते बेटा फोर्स स्केल, ठीक है। यहाँ पर एक निडल लगी होती है, निडल या सुई बोल दें आप, ठीक। तो जब अब इसको हम बाहर निकाल लिए, ये ए बॉल है और ये नॉर्मल इंसुलेटिंग बॉल है, ये निडल है, ठीक बेटा। तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पिन को बाहर निकालते हैं तो ये बाहर आ गया। अब बाहर आ गया तो इसको चार्ज करेंगे। जब इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज कैसे करेंगे, किसी कपड़े पे है ना, किसी चीज़ पे, जैसे बाय फ्रिक्शन हम इसको चार्ज करेंगे तो इसको रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद जब ये चार्ज होगा तो बेटा ला करके क्या करेंगे, ये बेटा मेरी न्यूट्रल बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, हम क्या करेंगे इसको इससे टच करा देते हैं। ये जाता है, इससे टच हो जाता है। जैसे ही टच कराएंगे तो टच कराने के बाद बेटा ये तो क्या है, फिक्स है, ये तो चल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर टाइट है, तो ये तो फिक्स है। लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये मूवेबल है। तो ये मूवेबल है तो बेटा जब दोनों ने आपस में टच किया तो बाई कंडक्शन मेथड में अभी अभी आपने पढ़ा कि दोनों पर चार्ज कैसे आ गए, सेम चार्ज आ गए। जब सेम चार्ज आएंगे तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा। ये मान लीजिए बी बॉल थी, हम बी बॉल इधर दिखा दे रहे, तो अब इनके बीच में क्या आ जाएगी, दूरी। अब इनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगी। ये रिपल करेगा और रिपल करेगा तो ये क्या करेगा, मूव करने लगेगा ऐसे गोल गोल। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ये जो इंसुलेटिंग बॉल लगी हुई है ये खाली इसलिए लगी हुई बेटा कि हर एक पॉइंट पर ये क्या हो, इसके वेट के बराबर है, तो ये बीच से कैसा हो, हॉरिजॉन्टल रहे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रहेगा तो जो स्प्रिंग है उसमें टॉर्सन क्लियर हो, तो ये घूमेगी अपनी जगह। जब ये घूमेगी तो ये जो थ्रेड है ये भी घूमेगा, ये घूमेगा तो ऊपर इसमें जो स्प्रिंग टच है, टेंशन स्प्रिंग, वो भी घूमेगी। उसके घूमने से क्या होता है कि ये सुई इस स्केल पर चलती है और हमको पता चल जाता है कि कितना फोर्स लग रहा है। तो ये था उनका टॉर्सन बैलेंस डिवाइस। इसको बोला जाता है टॉर्सन बैलेंस डिवाइस है बेटा। इसके थ्रू इन्होंने क्या बताया था कि दो चार्ज के बीच में, चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, ठीक है, वो कितना होता है। अब भाई एक ही एक्सपेरिमेंट में तो कंक्लूजन कोई निकाला नहीं जा सकता, तो इन्होंने बार बार अलग अलग बॉडीज़ को या इसको ला करके किसी अलग पदार्थ पे किसी अलग पदार्थ पे ज़्यादा चार्ज कर दिया, ज़्यादा देर तक उसको रब किया। तो इस तरीके से किया तो इन्होंने एक पाया कि जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है उसके बीच में जो रिलेशन है, इनका फोर्स जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है कि पहले तो फोर्स कुछ और था और उसको घिस दिया, मतलब और चार्ज अगर हमने उत्पन्न कर दिया तो फोर्स बढ़ गया। तो इन्होंने ये एक कंक्लूजन दिया कि जो फोर्स होता है, ठीक है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो उनके प्रोडक्ट के क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। और साथ में जब उनके बीच की डिस्टेंस घटाई, मतलब कि किसी भी तरीके से इसको इसके पास ले गए तो क्योंकि इसके बीच में रिपल्सन हो रहा था तो अचानक से पास ले गए तो ये और तेज़ी से भाग गया। तो जब ये पास लेके गए, इनके बीच की दूरी घटा दी गई तो ये क्या हो गया, फोर्स और बढ़ गया। तो ये दो कंक्लूजन निकाला इन्होंने, किसके थ्रू, टॉर्सन बैलेंस डिवाइस के थ्रू, ठीक है। ये इसका जो पूरा था सिस्टम वो आपको हमने बता दिया। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ क्या है, दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक। दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक तरीका है बेटा इसका स्केलर मेथड का। स्केलर मेथड में हमको क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है, ठीक है। और एक है वेक्टर मेथड। तो चलिए स्केलर मेथड देखते हैं। तो बेटा अकॉर्डिंग टू कूलॉम the force of interaction between 2 point charges is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर बिटवीन देम। मतलब अगर हम दो चार्ज ले लें बेटा, ठीक है, एक Q1 चार्ज ले लें, एक Q2 चार्ज ले लें, उनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r ले लें, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है ना, वो फोर्स क्या होता है बताइए? वो फोर्स होता है इन दोनों के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल हो जाता है। जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा उनके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और जो इन दोनों का क्या हो जाएगा, बीच की डिस्टेंस है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक बेटा, जब इन दोनों को कंबाइंड किया जाता है तो ये क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे। जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे k कांस्टेंट आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्मॉल k होता है बेटा, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये हमारा कहलाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। ये जो कहलाता है उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, और इसका जो वैल्यू होती है वो इस k की वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड्स करती है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन, बेटा दो चीज़ों पर करती है। एक करती है बेटा नेचर ऑफ मीडियम पे। नेचर ऑफ मीडियम मतलब मीडियम कैसा ले रहे हैं, वैक्यूम ले रहे हैं कि क्या ले रहे हैं, कि वो वाटर ले रहे हैं, कौन सा मीडियम है, किसके बीच में? चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है। और दूसरा होता है सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब कि जो भी फोर्स आप ले रहे हैं उसका क्या सिस्टम ले रहे हैं, CGS में है कि MKS में है। इन चीज़ों पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, या सॉरी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? फ्री स्पेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और इसको लिखा जाता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है MKS सिस्टम में। अब बोलोगे CGS में क्या होगी? CGS यूनिट और MKS यूनिट में हमने रिलेशन स्टार्टिंग में ही बता दिया, खुद सॉल्व कर लीजिएगा, सब हमसे ना सॉल्व कराइए। ठीक है, वैसे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो भी कैलकुलेशंस हैं, उसमें हम इन्हीं का यूज करते हैं, तो इसको आप आदत में डाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जब कोई मीडियम आएगा तो इसी की जगह डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K आ जाता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये कूलम्स लॉ का क्या हो गया? स्केलर फॉर्म हो गया। ठीक है, कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।